जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्स लीगल एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद सुहेल, आपका लीगल मेंटोर। और इस सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लास्ट ईयर के पेपर का एनालिसिस। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट के बारे में। सभी ज्यूरिस्प्रूडेंस या दूसरे सब्जेक्ट के लिए हमने दो दो मॉडल पेपर तैयार करे हैं। अगर आप उन दोनों मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस देख लेते हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट स्टूडेंट्स सारी बुक्स को नहीं पढ़ते, वो पैटर्न को समझते हैं और सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सीरीज की इंपॉर्टेंट बात यह होने वाली है कि हमने 2021 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन पेपर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को एनालाइज करके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से दो मॉडल पेपर बनाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं, एक मॉडल पेपर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सेकंड दूसरे लेक्चर में, तो आप लगभग 80 से 85% कोर्स को कवर कर लेंगे। आइए सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट यानी आपका जो कोड K101 है उसको डिस्कस करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं जो कि 29 जनवरी से शुरू होने वाले हैं, हो सकता है एग्जाम में कुछ चेंजेस वगैरह हो, लेकिन अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और आपकी डेटशीट एक बार चेंज हो चुकी है, आप उसको एक बार देख लेना। तो इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको 3 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन को जो है लिखना है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और इस सेक्शन को आपको 40 मिनट्स देने हैं टोटल, और इसमें आपको एक पेज का एक आंसर लिखना है। तो टोटल आपके 5 पेजेस जो है फिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन बी, और सेक्शन बी में टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। इसमें भी आपको लगभग एक क्वेश्चन को 20 मिनट देने हैं और इसका आंसर आपका लगभग 4 पेजेस का या 3 पेज का भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से 4 पेज आप लिख सकते हैं। उसी के बाद आपका लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा सिलेक्ट करने के लिए, और हर एक को जो है 20 मार्क्स दिए गए हैं। और यहां पर आपको लगभग 35 मिनट एक क्वेश्चन को लिखने में देना है और लगभग 5 से 6 पेजेस जो है आपको फिल करने हैं। तो इस तरह से आप जो है अच्छे खासे पेजेस भी फिल कर लेंगे। और ध्यान रखना, जब आप सीसीएस यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पेपर लिख रहे हैं तो पेजेस भी मैटर करते हैं। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों मैटर करते हैं। अगर आप क्वालिटी जो हम बता रहे हैं और क्वांटिटी दोनों फिल करके आते हैं तो आपके जो है फर्स्ट डिवीजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, डिस्कस इन ब्रीफ डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर कोई हिंदी मीडियम से इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी घबराए ना, कॉन्सेप्ट को समझे। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाता हुआ चलूंगा और इनके पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। या अगर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हमें नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग समझना बहुत जरूरी होता है। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यह चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि आपको उन कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो जो लॉ की फाउंडेशन है। और ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। मान लीजिए आप जो है स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आप पॉलिटिक्स साइंस में जाएंगे। अगर आप मनी यानी पैसे के बारे में पढ़ाई करते हैं तो आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे। और अगर आप समाज के बारे में स्टडी करेंगे तो सोशियोलॉजी में जाएंगे। उसी तरह से अगर आप लॉ के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज लॉ, कानून क्या है, ये कैसे बनता है, इसके अंदर राइट्स, ड्यूटीज, पोजीशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, सो बेसिकली ये ज्यूरिस्प्रूडेंस उसी चीज को बताता है। तो देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया। ये आपके जो है लैटिन वर्ड है। ज्यूरिस का मीन्स होता है लॉ,
यानी कानून, और प्रूडेंशिया का मीन्स होता है नॉलेज या फिर साइंस। नॉलेज कह दीजिए या साइंस। तो इन दोनों वर्ड को मिलाकर हम कह सकते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज या साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना, सिस्टमैटिक स्टडी। तो यहां पे हम क्या करें? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ। तो जिस सब्जेक्ट में लॉ के बारे में सिस्टमैटिक स्टडी की जाती है उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। यानी जहां पे व्हाट इज लॉ, इसका आंसर दिया जाता है। अब अलग अलग लोगों ने लॉ को डिफाइन करा। जो लोग लॉ की फील्ड में किसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं उनको ज्यूरिस्ट कहते हैं। हिंदी में उनको विधिवेता, विधिवेता यानी ज्यूरिस्ट कहते हैं। अब इसी चीज के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो आपको इसके आंसर को इसी तरह से फ्रेम करना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब साइंस या फिलॉसफी ऑफ लॉ, यानी कानून के बारे में अध्ययन करने को ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ये दो वर्डों से लिया गया है। आप लिख देंगे ज्यूरिस और प्रूडेंशिया, उन दोनों के मीनिंग लिख देंगे। उसी तरह से फिर आपको इंपॉर्टेंट लिखना है यहां पर डेफिनेशंस गिवन बाय ज्यूरिस्ट। तो कुछ ज्यूरिस्ट ने जो है इसको डिफाइन भी किया है अपने वर्डों में। 4-4 नंबर का इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी सालमन ने जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन करा है। तो आपको इस डेफिनेशन को याद कर लेना है कि जो सालमन ने क्या कहा, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। उसी तरह से जॉन ऑस्टिन कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब आपको ये याद कैसे होंगे? आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, इनके की पॉइंट चुन लीजिए। इन्होंने पॉजिटिव लॉ की इसको स्टडी कहा है, इन्होंने सिविल लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ कहा है। उल्पियन क्या कहते हैं? उल्पियन कहते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन डिवाइन, द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। उल्पियन की डेफिनेशन की सबसे खास बात यह है, इन्होंने जस्ट और अनजस्ट की नॉलेज को बात कहा है कि क्या सही और क्या गलत है, इसकी नॉलेज को समझना, यानी इसको समझना ही क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है। उसी तरह से फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ, ये सिसरो ने कहा है। तो आप 3-4 डेफिनेशन याद रख सकते हैं और इन्हीं में से जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे। मेन चीज क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखो इन सभी लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है हमारा, ये और भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसमें क्वेश्चन पूछा है रुडोल्फ स्टेमलर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ये कनेक्टेड है हमारे नेचुरल लॉ से, आपको ध्यान रखना है। नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ किससे कनेक्टेड है? नेचुरल लॉ की फिलॉसफी ये कहती है कि कानून जो बना है वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि उसको डिवाइन नेचर ने, यानी ये नेचर में इनबिल्ट होता है, ये पहले से मौजूद होता है। इंसान जो है सिर्फ उसको लेजिस्लेट करता है, यानी वो उसके कानून बनाता है लिखित रूप में, वो मौजूद पहले से ही होता है। तो ये रुडोल्फ स्टेमलर जो थे वो हमारे नेचुरल लॉ से कनेक्टेड थे और इन्होंने क्या कहा, द पर्पस ऑफ लॉ, यानी कानून का जो उद्देश्य है, इज अटेनमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, समाज के अंदर न्याय, सोशल जस्टिस को अटेन करना जो है वो पर्पस है लॉ का इनके हिसाब से। तो इनकी जो मेन बात है वो यही है, इस वजह से इनको पूछा जाता है। तो इनके हिसाब से क्या है कि लॉ जो है मॉडिफाई किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी, यानी समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके हिसाब से ही हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ को चेंज करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो तो लॉ एक ऐसा एक टूल है समाज के अंदर परिवर्तन करने के लिए, समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और बहुत सारी चीजों को हल करने के लिए, या कोई डिस्प्यूट आ जाए उसको सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोकजीस्ट। वोकजीस्ट का प्रिंसिपल आपसे घुमा फिराकर किसी भी तरह पूछ सकता है, और यह पूछ सकता है कि फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविनी, सेविनी को ध्यान रखना, एक पॉइंट इनका पूरा नाम है वैसे तो फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविनी। आप सेविनी भी याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि इनके बारे में बात हो रही है। तो जैसे ही सेविनी आ जाए, ये भी एक ज्यूरिस्ट है, यानी इन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है लॉ के बारे में, और ये कनेक्टेड है हमारा वोकजीस्ट से। तो वोकजीस्ट जो है, दो वर्ड है इसमें, वोकजीस्ट यानी इसमें जो है सोसाइटी की जो एक तरह से विल है, इसको लोक चेतना का सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में। तो इन्होंने ये कहा, लॉ इज नॉट क्रिएटेड बाय द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी इंसान की इच्छा पर या लेजिस्लेचर की इच्छा पर कानून नहीं बनता,
बल्कि क्या होता है, रेदर इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी। तो वोकजिस्ट का जो मतलब है वो है कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की, पूरी समाज की जो है चेतना, समाज क्या चाहता है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन है लॉ। ये कहते हैं कि अगर किसी समाज को आप समझना चाहते हैं तो उनके बनाए गए नियमों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो समाज किस ओर जाएगा, यानी उसका फ्यूचर क्या होगा। तो ये इन्होंने कहा कि जिसको हम वोकजिस्ट कहते हैं, इसका मतलब होता है कि लॉ डेवलप होता है ट्रेडिशन से, कस्टम से, सोशल लाइफ से, सोसाइटी से, और इसको सडनली लेजिस्लेचर नहीं बनाती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके वोकजिस्ट के बारे में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आप इसको, अगर इसको 10 नंबर में पूछ लेता है तो आप इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके लिखने। देखो, आपको एक चीज आनी चाहिए, जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो आंसर लिखने के साथ साथ आपको यह भी आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी में, तो आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसे सेक्शन ए में भी आसानी से लिख सकते हैं, एक पेज फिल करके। अगर 10 नंबर में पूछ ले तो आप हेडिंग्स बना के, जैसे डेफिनेशन, नेचर और कंक्लूजन, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन में। और सेक्शन सी का जो आएगा उसमें आप जो है 6-7 हेडिंग जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा गया है, एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ लॉयर कहा गया है, यानी वो लॉयर्स का ही एक एक्स्ट्रा वर्जन है, बाहर का एक वर्जन है। ये हो गया एक एडवोकेट जो कि आप है। अच्छा, आप एक काम करो, अगर आप में से किसी को डिफरेंस पता है एडवोकेट और लॉयर में, तो कमेंट में लिखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, लॉयर का एक्स्ट्रा वर्जन, यानी मान लीजिए ये पर्सन एक लॉयर है और लॉयर का एक एक्स्ट्रा, यानी बाहर का वर्जन लो कहा है। तो ये देखो पॉइंट कहा किसने है, तो ये जो पॉइंट है हमारा डीन रॉस्को पाउंड, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय डीन रॉस्को पाउंड। तो आपको लिख देना है कि ये स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना यह है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लॉयर्स को विजन मेयरली टू लीगल रूल्स ना होकर, यानी कह रहा है कि भाई सिर्फ लीगल फील्ड में मत रहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ कानून में रहेंगे तो समाज के अंदर जो लॉ का पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो एक लॉयर को लॉ की तो नॉलेज होनी चाहिए, उसी के साथ साथ उसे दूसरे डायमेंशंस की, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन सभी चीजों की जो है नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं एक लॉयर ही ऐसा होता है, यानी एक लॉयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको लगभग हर एक फील्ड की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, चाहे फिर वो साइंस हो, मेडिकल साइंस हो, या फिर वो दूसरी। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए किसी ने अपराध कर दिया, अब अपराध अगर कर दिया तो एक वकील को हर एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कैसे करेगा। अगर मान लो किसी को गोली लगी तो किस एंगल से लगी, किस एंगल से लगने से मौत होती है, किस ऑर्गन पे चोट पहुंचाने से मौत हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इन सभी चीज की नॉलेज, फॉरेंसिक की नॉलेज होनी एक वकील को जरूरी होती है। इसीलिए इन्होंने भी कहा है कि जो लॉ है वो एक्स्ट्रा वर्जन है, यानी जूरिस्प्रूडेंस जो है एक्स्ट्रा वर्जन है एक लॉयर का। तो आप इसको लिख देना कि जूरिस्प्रूडेंस जो है एक ब्रॉड करता है थिंकिंग को, यानी बड़ी करता है, ताकि लॉयर जो है वो सिर्फ लिमिटेड ना रहे सिर्फ लॉ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट गिव राइज टू द इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ। तो देखो, इकोनॉमिक अप्रोच को भी पूछ लेता है कि भाई लॉ का, अब आप ये देखिए, लॉ प्लस इकोनॉमी, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, तो बिल्कुल है। और इसका जो है अप्रोच, इस मतलब जरूरत क्या पड़ी हमें लॉ को इकोनॉमी से कनेक्ट करने की, तो उसके फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आप लिख देना। दूसरा इसमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से, समाजवाद, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, लॉ बनाकर, तो इसीलिए जो है जरूरत है लॉ की। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक अप्रोच को अलग घुमाकर ही पूछ सकता है कि इकोनॉमिक स्कूल बताइए, या फिर पूछ लेगा कार्ल मार्क्स के बारे में बताइए। तो कार्ल मार्क्स ने जो है थ्योरी दी थी कि भाई ये जो लॉ बनता है ना, लॉ असल में एक तरह से टूल है कैपिटलिस्ट लोगों का, पूंजीपति लोगों का, यानी जो अमीर होते हैं
वो अपने काम को, किसी भी इलीगल काम को लीगल तरीके से करने के लिए कानून बनाते हैं। जो चीज सामान्य तौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज मॉरली तो गलत है लेकिन कानून उसको वैलिड मानता है, तो इसमें क्या है, कार्ल मार्क्स लिख देंगे आप, क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि देखो कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है किसी देश की इकोनॉमी अगर मान लीजिए कुछ लोगों के हाथों में है, यानी जो बिजनेसमैन हैं उनके हाथों में है, तो यह कहा जाता है कि उस कंट्री के अंदर कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद है, पूंजीपति लोगों के हाथ में ही सब कुछ है, उनके हिसाब से कानून बनते हैं उनको चीजें ऑथराइज करने के लिए। फिर है अप्रोच ऑफ मॉडर्न जूरिस्ट। अब जो नए नए जूरिस्ट आ रहे हैं उन्होंने एक नई अप्रोच दी है कि भाई हम क्या करेंगे, लॉ को सिर्फ लॉ तक लिमिटेड ना रख के बल्कि दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यह था हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए अगर आपका क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर किसी स्टूडेंट्स को डिटेल्ड नोट्स चाहिए किसी भी सेमेस्टर के, अगले सेमेस्टर में भी, तो आपके लिए लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वेबसाइट पर जाकर नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में भी, और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो दोनों फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल हैं। अब देखो सेक्शन बी, सेक्शन बी में मैंने आपको बताया टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं और इनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इन्होंने पूछा मीनिंग ऑफ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब यहां पर मैंने आपकी आसानी के लिए सारे स्कूल्स को थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है। अब देखो आपकी जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स आपकी मेनली स्कूल पर बेस हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस स्कूल में क्या कहा गया है, दूसरे स्कूल में क्या कहा गया है, तो इन सभी स्कूलों को हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी मेन चीज आपकी ये है, अगर आपके ये 6 पॉइंट क्लियर हो गए तो ये मान लीजिए आपने 80% जो है जूरिस्प्रूडेंस को समझ लिया, जो आपका जूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट है। अब देखो सबसे पहले समझते हैं स्कूल का मतलब क्या होता है। देखो एग्जांपल के लिए हम यहां पर कुछ रूम बना देते हैं और इस रूम में मान लो हमने ए को बिठा दिया, इसमें बी को, इसमें सी को, इसमें डी, और इसी तरह से हमने इस रूम में ई को बिठा दिया। अब इन सभी से हमने एक सवाल पूछा कि व्हाट इज लॉ, इनों के हिसाब से लॉ क्या है, तो इसने एक अलग जवाब दिया। आपके हिसाब से भी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, लॉ ये हो सकता है, हर किसी बच्चे के हिसाब से लॉ अलग होगा। जैसे क्लास में कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई लॉ तो रूल्स होते हैं बस, कुछ कह रहे थे कि नहीं लॉ एक ऐसा टूल होता है जो समाज के अंदर यूनिटी को बनाए रखता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग लॉ को डिफाइन करेंगे क्योंकि हर किसी के विचार अलग होते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने पूछा यहां पर व्हाट इज लॉ, तो ए ने अपना अलग पर्सपेक्टिव बताया, बी ने अलग बताया, सी ने अलग बताया, डी ने अलग बताया, और उसी तरह सभी ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से लॉ को डिफाइन कर दिया। अब यहां पर जो है एक एफ आ गया, एफ ने कहा मैं जो है एक ही बात मानता हूं, यानी इससे एग्री करता हूं। यहां पर जो है मान लो एम आ गया, एम ने कहा कि मैं इसकी बात से एग्री करता हूं। उसी तरह से अलग अलग लोगों ने इनकी बातों से एग्री करा। तो उसी तरह से स्कूल का मतलब होता है थॉट, यानी जहां पर आप जो है लॉ में पढ़ेंगे स्कूल, आप जो है मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे स्कूल्स होते हैं, हिंदू लॉ में पढ़ेंगे स्कूल्स होते हैं, दया भागा, मिताक्षरा वगैरह आगे। तो स्कूल का मतलब होता है थॉट, सोच, या उनकी एक तरह से विचारधारा, यानी वो क्या सोचते हैं लॉ के बारे में। तो ये जो स्कूल हैं इन सभी स्कूलों ने अपने अपने हिसाब से लॉ को डिफाइन करा है। कैसे डिफाइन करा है आइए समझते हैं। स्कूल का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया है तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। जैसे नेचुरल लॉ स्कूल कहता है कि लॉ जो है इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन, इट इज क्रिएटेड बाय गॉड। इन्होंने सारा का सारा जो क्रेडिट है वो गॉड को दे दिया, यानी लॉ ऑफ नेचर, नेचुरल लॉ भी इसको कहते हैं। और ये बेस्ड है किस पर, जस्टिस यानी न्याय, मोरालिटी एंड रीजन, इस पर बेस्ड है ये। यानी लॉ कैसा होना चाहिए, जो समाज के अंदर जस्टिस डिलीवर करे, इक्वालिटी को प्रिजर्व करे, वो एक लॉ है। और इसके अंदर जो मेन थिंकर हैं वो है एरिस्टोटल, थॉमस एक्विनस, रोसो और जॉन लॉक, ये इनके मेन थिंकर हैं। तो इन एसेंस मोटे तौर पर इनका सिर्फ ये कहना है लॉ इज क्रिएटेड बाय गॉड और इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉज, जो हमारे सृष्टि में मौजूद हैं वही सारे लॉज हैं। एनालिटिकल स्कूल थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, अपने नाम से बता रहे एनालिटिकल,
कि इन्होंने कहा कि हम लो सिर्फ उसको मानेंगे जो स्टेट बनाता है, यानी गवर्नमेंट बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है, वो है लो। क्यों? इनकी मेन चीज क्या थी? इन्होंने कहा कि लॉ ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई उसको वायलेट करे तो उसकी पनिशमेंट हो या कोई पेनल्टी हो, उसी को हम लॉ कहेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो है कमांड की थ्योरी ली, कहना इट कंसीडर्ड लॉ एज द कमांड ऑफ स्टेट, यानी सिंपल, जो स्टेट की कमांड है वही लॉ है। कमांड का मतलब आदेश, यानी उनका एक तरह से कोई ऑर्डर, उसी को इन्होंने जो है लॉ। इसके मेजर थिंकर हैं इसमें हमारे जॉन ऑस्टिन है, और इसमें जेरेमी बेंथम भी आते हैं हमारे, आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इनका मेन पॉइंट सिर्फ ये है, इन्होंने लॉ को एक कमांड की तरह देखा है। और ऑस्टिन की डेफिनेशन सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है लॉ की। उन्होंने कहा था लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन, यानी लॉ सिर्फ वो है जो स्टेट कमांड देता है, और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि फॉलो करने की ड्यूटी है, क्योंकि कमांड है स्टेट की, तो अगर कोई उस ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो उसके जो है सैंक्शन, पनिशमेंट या पेनल्टी उसकी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, नेचुरल लॉ क्या था? लॉ इज क्रिएटेड बाय गॉड बेस्ड ऑन नेचुरल प्रिंसिपल। एनालिटिकल स्कूल ये कहता है लॉ सिर्फ वो है जो स्टेट बनाता है, जिनके वायलेशन पे जो है पनिशमेंट मिलती है। मोरालिटी को लॉ नहीं मानते, रिलीजन को लॉ नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनकी पनिशमेंट नहीं मिलती, कहीं और जाके मिलेगी, वो एक अलग बात है। वो कहते हैं एट प्रेजेंट जो है सिर्फ वो लॉ है जो स्टेट बनाता है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री, इतिहास जो बेस्ड है। इन्होंने कहा कि लॉ जो है एकदम से नहीं बनता, यानी किसी ने सोचा एकदम से लॉ बन गया, बल्कि लॉ क्या करता है? डेवलप करता है, धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली इसका जो है डेवलपमेंट होता है। किसके थ्रू? कस्टम्स के थ्रू, रीति रिवाज जो होते हैं, ट्रेडिशंस एंड सोशल लाइफ सोसाइटी के अंदर। सो लॉ इज मेड बाय एन इंडिविजुअल बट इज द रिजल्ट ऑफ वोकजीस्ट। तो अब देखो एक चीज समझो, जो हमने वोकजीस्ट पढ़ा था अभी पीछे, वो हिस्टोरिकल स्कूल से कनेक्टेड है, और किसने दिया था? ये सेविनी ने दिया था। इसके मेजर थिंकर सेविनी है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सोशियोलॉजिकल स्कूल। ये क्या कहता है? ये कहता है सोसाइटी। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने लॉ को कंसीडर करा कि लॉ वो है जो समाज के लिए वेलफेयर करे एंड जस्टिस, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है अकॉर्डिंग टू सोशल नीड्स। तो सोशल नीड को ध्यान रखना है। इन्होंने कहा लॉ सिर्फ और सिर्फ सोशल नीड्स को और सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए बनाया गया रूल्स होता है, उसे ही हम लॉ कहते हैं इनके हिसाब से। इसमें रोस्को पॉन्ड, हियरिंग वगैरह जो है थिंकर आते हैं। अमेरिकन स्कूल है एक हमारा। अमेरिकन स्कूल थोड़ा सा बढ़िया है। वो कहता है कि भाई लॉ वो नहीं है जो सिर्फ किताबों में लिखा है, किताबों में बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन असली लॉ वो है जो कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता हो, कोर्ट में लागू किया जा सकता हो। मान लीजिए किसी लॉ के अंदर लिख दिया ए के पास राइट है, लेकिन वो कोर्ट में लागू नहीं हो सकता, तो वो कोई लॉ नहीं हुआ। लॉ क्या है? जिसको कोर्ट एनफोर्स करे, जिसको न्यायालय लागू कर सकती है, ऐसा कानून ही असल कानून है, नॉट ओनली रिटन इन द बुक्स ऑफ द लॉ। लास्ट आते हैं इकोनॉमिक अप्रोच, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इकोनॉमिक अप्रोच सिर्फ ये कहती है कि लॉ जो है वो लिंक्ड है, लॉ जो है वो जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स के साथ, क्योंकि अगर लॉ को हम इकोनॉमिक्स से हटा दें तो कहीं ना कहीं लॉ जो है वीक हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सभी को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 16 में जो है हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए गारंटी करता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट करे नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, इन सभी के आधार पे। तो हमें क्या करना है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक जस्टिस, जो कि हमारा प्रियम्बल भी कहता है, प्रियम्बल का बात करता है कि इनको जस्टिस दिया जाएगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इकोनॉमिक बहुत जरूरी है, इसमें आप कनेक्ट कर देना कार्ल मार्क्स को, खत्म। तो ये जो 6 स्कूल हैं, अभी इन्होंने अपने अपने हिसाब से चीजों को अलग अलग डिफाइन करा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये थॉट्स हैं इनके, इन्हों के हिसाब से लॉ जो है समाज में क्या काम करता है, कैसे इसका ओरिजिन होता है और क्यों होता है, इसकी बात करते हैं। अब यहां पर एक चीज और आती है, देखो एक होता है लॉ एज इट इज और एक होता है लॉ आउट टू बी, यानी एक तो यह है लॉ जो मौजूद है वो लॉ है, एक लॉ कैसा होना चाहिए,
इन दोनों चीजों के जो आंसर हैं वो ये सभी देते हैं कि लो कैसा होना चाहिए और लो कैसा है। जैसे ऑस्टिन ने कहा लो कैसा होना चाहिए, इससे मैटर नहीं है हमें, लो जो मौजूद है एज इट इज उसको मानेंगे हम, कैसा होना चाहिए वो एक अलग पॉइंट है, जब वो बन जाएगा उसको हम लो मान लेंगे, जब तक उसके लिए कोई सैंक्शन यानी कोई पनिशमेंट नहीं है तो फिर वो लो नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वो कहता है सोशल सॉलिडरिटी के बारे में बताइए। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, ये भी एक सिद्धांत है, इसको कहते हैं सामाजिक समेकता। तो ये किसने दिया था, लियोन डिग्यूट ने दिया था। ये इन्होंने ये देखो सोशल सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी का मतलब होता है यूनिटी, लोगों में एकता। अब देखो आप जो देखते हो आपके फ्रेंड सर्कल होगा, उस फ्रेंड सर्कल में आप अपने दोस्तों पर कुछ ना कुछ डिपेंडेंट होंगे, आपका परिवार है परिवार पर डिपेंडेंट होंगे, किसी बच्चे की फीस परिवार वाले देते होंगे, किसी बच्चे को सोशल सपोर्ट मिलती है। तो ये कहते हैं कि इंसान जो है ना, इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल पर डिपेंड रहता है। अब ये जो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस है, इस डिपेंडेंस को मेंटेन करना ही लो का काम है, यानी यूनिटी को बनाए रखना। तो सॉलिडरिटी का मतलब यूनिटी लिख देंगे आप कि सभी लोग जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, वो समाज के अंदर रहते हैं, वैल्यूज को शेयर करते हैं, बिलीफ को शेयर करते हैं, गोल को शेयर करते हैं। तो सोशल सॉलिडरिटी क्या कहना चाहती है, तो लियोन डिग्यूट ने सिंपल बात ये कही कि जितने भी लोग होते हैं समाज में वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, और ये जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है इसी को सोशल सॉलिडरिटी कहा जाता है। और इन्होंने ये कहा कि कोई लो तब तक लो नहीं है जब तक वो समाज में यूनिटी को यानी सॉलिडरिटी को, इस इंटरडिपेंडेंस, इस कॉपरेशन को बनाए ना रखे, वो लो नहीं है। यानी द राइट लॉ इज द लॉ दैट क्रिएट द यूनिटी एंड प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द सोसाइटी, वो जो है लॉ है इनके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। ये मैंने अभी आपको समझाया था जॉन ऑस्टिन के बारे में। इन्होंने क्या कहा था कि एनालिटिकल यानी स्टेट। तो अब इसको आप डीप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इसका क्वेश्चन 20 नंबर में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग लिखना होगा कि भाई ये जो लॉ है ये पॉजिटिविज्म, इसको पॉजिटिव लॉ भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको आपसे पॉजिटिव लॉ को भी पूछ सकता है कि व्हाट इज पॉजिटिव लॉ। तो पॉजिटिव लॉ कुछ नहीं होता, सिंपल एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून पॉजिटिव लॉ होता है। जो लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया वो लॉ नहीं है। यानी इनके हिसाब से लॉ वो है जो लेजिस्लेचर यानी जो गवर्नमेंट स्टेट बनाती है, उसके अलावा कोई जैसे मोरालिटी, रिलीजन, इंटरनेशनल लॉ तक को इन्होंने जो है लॉ नहीं माना। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसके पीछे सैंक्शन नहीं होता। तो इसीलिए पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे, फिर इसमें लिख देंगे आप इसमें जेरेमी बेंथम, इन्होंने शुरुआत करी थी इस स्कूल की, और इन्हीं के जो है शिष्य मान लो एक तरह से जॉन ऑस्टिन को, जिन्होंने मेन कॉन्सेप्ट जो है इसका एक्सप्लेन करा। तो क्या क्या प्रिंसिपल है इसमें? सबसे पहला, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। माइंड में फिट कर लो, विधि संप्रभु का आदेश है। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, मेन पॉइंट सबसे पहला। जो ऑस्टिन क्या कहते हैं, अ कमांड इशूड बाय द सॉवरन टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और ऑबिडियंस टू विच एनफोर्स्ड बाय द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। यानी उसको मानने के लिए कि उस कमांड को माना जाए, स्टेट जो है उसके ऊपर पनिशमेंट इंपोज करता है कि अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, लाइसेंस नहीं होगा तो पनिशमेंट मिलेगी, समाज के अंदर आप ट्रैंक्विलिटी को खराब करेंगे तो आपको यह पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सारी चीज करता है। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले कमांड, ध्यान रखिए, कमांड, सॉवरन अथॉरिटी एंड सैंक्शन, ये तीन चीजें इसके अंदर इनबिल्ट होती हैं। इन तीनों चीजों को मिलाकर जो है एक कमांड यानी लॉ बनती है। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा दूसरा पॉइंट है इसके अंदर सॉवरन, और दूसरा पॉइंट है इसमें सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मोरालिटी। यानी इन्होंने मोरालिटी को, रिलीजियस ड्यूटी को अलग रखा है। क्योंकि मोरालिटी क्या है? अब मोरालिटी को समझ लीजिए। मोरालिटी का मतलब होता है हमारे अंदर एक जो अंतर आत्मा है वो हमसे कहती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसी को मोरालिटी कहते हैं। सिर्फ मान लीजिए आप किसी के साथ जो धोखा करने वाले हैं, अब आपके अंदर एक आवाज आएगी कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। यही मोरालिटी होती है। अब देखो एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक नदी है, ये ए है, ए की यहां पर जो है ड्यूटी है, सरकार ने इसको ड्यूटी पर रखा है
पेमेंट के थ्रू, और बी है इसकी कोई ड्यूटी नहीं है। अब यहां पर सी जो है डूब रहा है। अब अगर ये नहीं बचाता है तो इसकी ड्यूटी थी, क्योंकि लॉ ने इंपोज करी ड्यूटी, इसने इसको पूरा नहीं करा तो इसको पनिशमेंट मिलेगी। अब इसकी कोई ड्यूटी नहीं थी, इसकी मॉरल ड्यूटी थी कि अगर तुम्हारे सामने कोई डूब रहा है या कोई मर रहा है तुम उसे बचा लो। तुम्हारे धार्मिक कर्तव्य यह कहता है कि अगर तुम किसी को परेशान देखो तो उसको बचा लो। तो यहां पर क्या करा, यहां पर बी ने नहीं बचाया तो बी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एनालिटिकल स्कूल यह कहता है कि मोरालिटी इज नथिंग, इंटरनेशनल लॉ इज नथिंग, रिलीजियस ड्यूटी इज नथिंग। लॉ सिर्फ वो है जो कमांड ऑफ सॉवरन है, इसलिए उन्होंने कहा सेपरेट कर दिया उन्होंने मोरालिटी को इससे। सॉवरन, सॉवरन कौन होता है, जिसके पास पावर होती है। सॉवरेनिटी आपने पढ़ी होगी कि जिसके पास पूरी पावर होती है अपने स्टेट को कंट्रोल करने की, सुप्रीम पावर कहते हैं उसको। नेक्स्ट इसमें आता है पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मैंने आपको बताया, पॉजिटिव लॉ क्या है, इनेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी। यानी अब हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, गवर्नमेंट, इसको आप कह सकते हैं एक तरह से गवर्नमेंट, जिसमें हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आती है। तो रोल ऑफ कोर्ट क्या है, इन्होंने कहा कोर्ट डू नॉट क्रिएट लॉ। सबसे मेन बात इन्होंने कही कि कोर्ट का काम कानून बनाने का नहीं है, वो क्या करता है, दे ओनली इंटरप्रेट एंड एनफोर्स। दो काम है, वो व्याख्या करते हैं कानून की और उसको लागू करते हैं। इंटरप्रेट एंड एनफोर्स द कमांड ऑफ द सॉवरन, यानी जो कमांड सॉवरन ने दी है उसी को ये इंटरप्रेट और एनफोर्स करने का काम करते हैं। तो सेक्शन बी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर वो कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपके चांसेस ये हैं कि आपको 3 क्वेश्चंस पता ही होते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो बच्चों को ज्यादातर माइंड में नहीं आ पाते या वो क्लिक नहीं कर पाते। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन सिंपल पूछा है, इन्होंने पूछा एक्सप्लेन डीन रोस्को पॉन्ड, यानी रोस्को पॉन्ड ने थ्योरी दी सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी, उसको एक्सप्लेन करना है। देखो सोशल इंजीनियरिंग सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। देखो जैसे एक इंजीनियर होता है तो वो क्या करता है, बिल्डिंग को मेंटेन करने का काम करता है कि वो ठीक से खड़ी रहे, भूकंप आने पर पानी उसमें सीलन ना आए या और चीजें, उन सारी चीजों को मेंटेन करके रखता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीजें मतलब मेंटेन रहे। तो रोस्को पॉन्ड ने यह कहा कि लॉ जो है वो एक सोशल इंजीनियरिंग है। इसका मतलब क्या होगा, अब इस बिल्डिंग को मान लीजिए सोसाइटी, इस बिल्डिंग को मान लीजिए आप कि ये एक सोसाइटी है। अब इस सोसाइटी में लॉ जो है वो एक टूल की तरह काम करता है। कैसे, अब इसके अंदर जो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट कई तरह के होते हैं, सोशल इंटरेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं। इन सभी इंटरेस्ट को, यानी डिफरेंट इंटरेस्ट यहां पर ले लीजिए आप, सोशल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और बहुत सारे इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट, इन सभी इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना, इसी को जो है सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। जिस तरह से एक इंजीनियर बैलेंस बनाता है, तो इसी को जो है हमने यहां पर भी क्राफ्ट कर दिया है। पहले आप मीनिंग लिख देंगे सोशल इंजीनियरिंग का, कि इन्होंने कहा हमें क्या करना है, बैलेंस बनाना है जो भी इंटरेस्ट होते हैं सोसाइटी के अंदर। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग क्यों कहा इसको, बिकॉज जैसे एक इंजीनियर सिस्टमैटिकली कंस्ट्रक्ट करता है एक बिल्डिंग को, ब्रिज को, तो पाउंड आर्ग्यू करते हैं लो जो है, लो कंस्ट्रक्ट करता है, रिफॉर्म करता है और सेफगार्ड यानी सुरक्षा प्रदान करता है स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। यानी जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको बैलेंस करने का काम लो का होता है। इंटरेस्ट लिख दीजिए आप उसमें फिर कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं जैसे लाइफ एंड लिबर्टी, साइकोलॉजी, फिजिकल सिक्योरिटी, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी, फैमिली राइट, मैरिज वगैरह। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट जैसे मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर, कंट्रोल ऑफ क्राइम, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, पब्लिक हेल्थ वगैरह, इन सारी चीजों को। अब देखो कुछ पब्लिक इंटरेस्ट हो गए, कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गए। अब कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन के पास, मान लीजिए आर्टिकल 21 जो है, द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और वो कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी भी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को बिना ठीक कानून के छीना नहीं जा सकता। आर्टिकल 21 ये गारंटी देता है। आर्टिकल 21 में राइट टू मैरी भी दिया गया है, यानी हर किसी को अपनी पसंद की शादी करने की राइट है अगर वो अडल्ट है।
अब मान लीजिए इसको एंजॉय करने का भी राइट है। अब ये एंजॉय कर रहा है डीजे बजाकर, और डीजे लाउड स्पीकर में बजा रहा है, लेकिन अब दूसरे लोग भी तो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी होती है सुनने से। तो अब इसके ऊपर इसको बैलेंस करना है। तो हमने क्या करा कि तुम्हारे पास डीजे बजाने का तो राइट है, लेकिन सोसाइटी को देखते हुए रात के 10 बजे के बाद नहीं बजाएंगे आप, तो इसको बैलेंस कर दिया। तो यही काम होता है। तो इन्होंने यही चीज समझाई कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, जो विरोधाभासी हित है लोगों के, उनके बीच एक बैलेंस बनाना इज द सोशल इंजीनियरिंग। तीसरा फिर इसमें आता है हमारा सोशल इंटरेस्ट। ये हमारे कैसे थे, पब्लिक इंटरेस्ट हो गए, और कुछ सोशल इंटरेस्ट जैसे मॉरल स्टैंडर्ड सोसाइटी के, जैसे हमारा जो भारत है उसके अंदर बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, इसलिए कहते हैं यूनिटी इन डायवर्सिटी, अनेकताओं में एकता है हमारे भारत में, तो इसको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये जो हमारे स्टैंडर्ड है, हमारे जो मोरल्स हैं, हमारी जो नैतिकता है, उसको भी तो हमें बचा के रखना है। इकोनॉमिक इक्वालिटी को ध्यान में रखना है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, यानी जो हमारे भारत के अंदर रिसोर्सेज निकलते हैं, और प्रोटेक्शन हो वीकर सेक्शन का, जो कि कमजोर वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनका प्रोटेक्शन करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी पूरी सपोर्ट करता है। तो एग्जांपल देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है रोड सेफ्टी के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है कंज्यूमर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के लिए। इन सभी को आप जो है लिख सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स वगैरह है तो वो भी डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल देना, हम सभी के जो डाउट्स हैं उनको एंटरटेन करेंगे। देखो क्वेश्चन 10 है, सिंपल कह रहा है कि हमने समाज में क्या किया है, हमने समाज में स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ गए हैं, यानी हम मूव हुए हैं। पहले हमारा कोई भी जो ऑक्यूपेशन है, यानी एक पर्सन आगे चल के क्या करेगा वो उसके बर्थ से डिसाइड होता था, यानी स्टेटस से। उसका स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता था, स्टेटस का मतलब होता था कि किसी को सोशल पोजीशन उसके बर्थ यानी जन्म से मिलती थी, उसकी जो ड्यूटी होती है बर्थ से फिक्स होती है, और उसकी फैमिली कास्ट और उसकी जो लाइनेज है, यानी उसका जो खानदान है, उससे डिटरमाइन होता था कि ये बंदा क्या काम करेगा। जैसे हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर किसी का ऑक्यूपेशन यानी कारोबार, किसी की शादी, या किसी के खाने पीने का जो तरीका है, वो सब सोशल ऑब्लिगेशंस, ये सब उसके जन्म पर निर्भर करते थे। अगर कोई मुस्लिम परिवार में या कोई हिंदू परिवार में पैदा होता है तो उससे निर्भर होते हैं। तो उसी तरह से कास्ट में कोई धोबी में, कोई नाई में, या कोई ब्राह्मण में, कोई क्षत्रिय, इन सभी में अगर कोई जन्म लेता था तो उसके हिसाब से ही उसे अपना ऑक्यूपेशन या अपने सोशल रेस्ट्रिक्शंस को जो है फॉलो करना होता था। तो ये था स्टेटस। अब ये कह रहा है कि हम स्टेटस से कहां पर मूव हुए हैं, हम स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट पर मूव हुए। सर हेनरी माइनी ये कहते हैं, यानी पहले हमारे हाथों में नहीं था ये डिसाइड करना कि हम क्या करेंगे, ये हमारे जन्म पर निर्भर करता था कि हम क्या काम करेंगे। लेकिन आज के टाइम में हम मूव हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। आज कोई भी पर्सन भले ही वो कपड़े धोने का काम ना करता हो, कपड़े धो सकता है। नाई का काम मतलब उसका जो परिवार है वो नाई ना हो, वो बाल काट सकता है। उसी तरह से बहुत सारे, आज एक पर्सन अपने मन का कोई भी काम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर सकता है। और ये किसने दिया, ये हमें लॉ ने दिया। ये चीज किसने दी, सोशल इक्वालिटी लॉ ने दी। तो सर हेनरी माइनी ने यही चीज कही। जैसे एग्जांपल के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का एक कानून है, और वो कहता है कि इंटर कास्ट इंटर रिलीजन मैरिज इज अलाउड, जबकि कास्ट इसको रेस्ट्रिक्ट करती हैं, लेकिन ये कानून जो है अलाउ करता है। उसी के साथ इक्वल इनहेरिटेंस राइट मिले हुए हैं डॉटर्स को। पहले क्या था, 2005 से पहले जो डॉटर्स होती थी उनको इक्वल राइट नहीं मिलता था। तो 2005 में चेंजेस हुए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, और उसके अंदर जो है डॉटर को भी इक्वल राइट मिल गया। उसी तरह से नया कानून हमारा सेक्शन 144 BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले ये सेक्शन 125 होता था। इसके अंदर भी क्या है, मेंटेनेंस का राइट दिया गया है कि किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर कोई वाइफ, बच्चे या पेरेंट्स हैं, वो अपने उस पर्सन से जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है उससे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, भले ही किसी भी धर्म से हो। तो ये सब चीजें जो है आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वो कहता है एक्सप्लेन द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। और इसको ड्राई बोन्स क्यों कहा गया है, इस थ्योरी को सूखी हड्डियों का
ढांचा क्यों कहा गया है समझते हैं। देखो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो दी है आपकी हेंस केल्सन ने, और इन्होंने ये कहा कि ये सिंपल कहते हैं कि भाई जो लॉ है, लॉ शुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, यानी कानून को, लॉ को सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से समझो। इन्होंने सिंपल पॉइंट बता दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई ये हमारा लॉ है, अब इस लॉ को सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाना चाहिए। हम इसे सोशियोलॉजी से, हम इसे पॉलिटिकल साइंस से, हम इसे इकोनॉमिक्स से, हम इसे फिलॉसफी से कनेक्ट ना करें। यानी इन्होंने सिर्फ क्या बना दिया, एक तरह से इसको बहुत लिमिटेड कर दिया। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर याद हो आपको, कि लॉ क्या है, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ लॉयर है, जिससे हमें और चीजों की भी नॉलेज लेनी चाहिए। तो इनकी जो ये थ्योरी थी कि लॉ को सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव समझो, ये थोड़ी सी गलत थी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल कहा कि हमें पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, मोरालिटी, रिलीजन, हिस्ट्री, इन सब से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई प्लेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से समझाना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कंप्लीट सेपरेशन कर दिया मोरालिटी का, रिलीजन का, सोशियोलॉजी का, और इन्होंने कहा कि जो लॉ है, कोई भी लॉ जब बनता है, अब ये चीज समझनी जरूरी है। देखो जब कोई भी लॉ बनता है तो उसको अथॉरिटी कहां से मिलती है, क्वेश्चन बनता है। किसी भी लॉ को अथॉरिटी मिलती है, और इन्होंने उसको नाम दिया ग्रंड नॉर्म। इसको हिंदी में हम कहते हैं मूल मानक, यानी एक पैमाना, एक स्केल है ये। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है एक पिरामिड की थ्योरी एक तरह से दी। इन्होंने कहा कि मान लीजिए ये तो ग्राउंड नॉर्म जो है सबसे ऊपर होता है, जिसमें सबसे टॉप पर हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसमें बनाए गए कानून, फिर रूल्स और नोटिफिकेशन। तो इसको आपको बना देना है कि यहां पे आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे इंडिया में कोई भी लॉ जब बनता है तो उसकी वैलिडिटी ग्रैंड नॉर्म यानी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको भी 4 नंबर में या 10 नंबर में अलग से पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैंड नॉर्म। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एवरी लॉ ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी या वैलिडिटी फ्रॉम ग्रैंड नॉर्म, और ग्रैंड नॉर्म का मतलब सबसे एक मूल मानक, यानी एक पैमाना जिससे ये अपनी सारी अथॉरिटी को ड्राइव करता है। और उन्होंने एक चीज और कही कि लॉ में भी इमोरल येट वैलिड, यानी कोई कानून इमोरल भी हो सकता है लेकिन फिर भी वैलिड हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को, एडल्ट्री पहले क्या होती थी, एडल्ट्री पहले पनिशेबल थी। एडल्ट्री का मतलब होता है कि मान लीजिए ए और बी हस्बैंड वाइफ है। अब ये जो बी जो है, जो ए की वाइफ है, ये किसी सी के साथ जो है रिलेशन बना लेती जाकर, तो अब ये जो सी है, इस सी को जो है पनिशमेंट मिलती थी एडल्ट्री की। लेकिन अब यहां पर ये कह दिया गया कि एडल्ट्री जो है कोई पनिशमेंट, ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं होगा। तो देखा जाए तो एक तरह से इमोरल है, लेकिन फिर भी इसको वैलिड माना गया। क्यों? क्योंकि लॉ ने इसको कह दिया है। तो ये क्वालिटी होती है एक लॉ की। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई कितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द लॉ। फिर इसको ड्राइव ऑन क्यों कह रहे हैं? अब देखो ड्राइव ऑन क्यों कहा गया इसको। अभी सिंपल क्या करा इन्होंने प्योर थ्योरी दी। प्योर थ्योरी का मतलब क्या था कि लॉ को सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से समझो। अब मान लो जब हम इसको सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव समझेंगे, इसके ऊपर ना तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, ना फिलोसफी को पढ़ रहे हैं, ना हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ना सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। अब इसको मान लीजिए कि स्केलेटन है ये, यानी कंकाल है। हमारे जो हड्डियां होती हैं, एक हड्डी हो गई। अब ना उसमें फ्लैश है, ना उसमें ब्लड है। इसको फ्लैश मान लीजिए, इसको ब्लड मान लीजिए, इसको और दूसरी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है इस पे है ही नहीं, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज करा गया। प्योर थ्योरी जो थी उसको क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना की गई कि ये तो ड्राई बोन्स हैं, यानी सूखी हड्डियां हैं, ये इनके ऊपर मांस ही नहीं है, और बिना मांस के एक कंकाल क्या करेगा, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा अमेरिकन लीगल रिलेशन। ये मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी, बस आपको इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल फिल करनी है। मेन कॉन्सेप्ट वही है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रियल लॉ पर बेस करा। इसके जो मेन कंपोनेंट है हुए हैं, ऑलिवर वेंडल्स हैं, जेरेमी फ्रैंक हैं, कार्डोजो और लेवेलिन है इसके अंदर। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें लॉ को रियल लॉ देखना है, मतलब लॉ इन एक्शन। ध्यान रखना, मेन इसका क्या है, एक्शन में जो लॉ है। यानी अगर कोई लॉ रेस्ट कर रहा है तो वो लॉ नहीं है। रेस्ट मतलब उसको लागू नहीं कर रखा है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो किसी यूज के ही नहीं है, तो फिर वो लॉ किस बात का।
तो इन्होंने कहा कि जो लॉ कानून बुक में लिखा हुआ है वो लॉ नहीं है, लॉ इन एक्शन, यानी जिसको कोर्ट अप्लाई करती है। तो इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब देखो, लॉ एनफोर्स कौन करता है? जजेस करते हैं। तो जुडिशियल डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं जज की थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं, सोशल फैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, जज का बैकग्राउंड क्या है उस पर डिपेंड करते हैं, कोर्ट का एनवायरमेंट क्या है। कभी कभी ऐसा होता है सेम फैक्ट पर बेल मिल जाती है और सेम फैक्ट पर बेल नहीं मिलती। तो ऐसा जज के मेंटालिटी, उसकी सोच, उसके एनवायरमेंट, उसकी जो अपब्रिंगिंग है उस पर डिपेंड करता है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो सोशल फैक्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जजेस जो है वो डिस्कवर नहीं करते लॉ को, वो लॉ को बनाते हैं। किन चीजों को देखते हुए? समाज की नीड को देखते हुए, तभी वो अपना जजमेंट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो वो पूरे भारत की परिस्थिति को देखते हुए अपना डिसीजन देने की कोशिश करते हैं कि समाज के अंदर हमें क्या करना है, बैलेंस बनाना है। ये बात मत भूलना कि लॉ का काम क्या है, टू मेक बैलेंस बिटवीन डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो लॉ को इन्होंने क्या कहा? प्रिडिक्शन कहा कि लॉ सिर्फ ये कहता है कि जज क्या करेंगे। जैसा आप पढ़ेंगे, कोई भी कानून पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको 20 साल की सजा दी जाएगी। तो ये जो दी जाएगी ये एक प्रिडिक्शन है, यानी ये एक तरह से एक भविष्यवाणी है। जज क्या करेंगे, इन्होंने सिंपल ये बताया कि जज क्या करेंगे। जितने भी लॉज होते हैं ज्यादातर ये बताया जाता है, सिर्फ पॉलिसीज को छोड़कर। इसका क्रिटिसिज्म भी करा इन्होंने, जुडिशरी पर ज्यादा इन्फ्लुएंस करा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ नहीं थी, इन्होंने जजेस को हमेशा सब्जेक्टिव माना। ये सारी चीजें इन्होंने करी। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस मॉडल पेपर का, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ आपको याद होगा, नेचुरल लॉ क्या कहता है? नेचुरल जो है सबसे ओल्डेस्ट और सबसे इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है, जो एक समय में जो है एक तरह से खत्म भी हो गई थी, लेकिन इसको जो है रुडोल्फ स्टैमलर, जो हमने पीछे पढ़ा, उन्होंने रिवाइव करा। और एट प्रेजेंट देयर आर सो मेनी लॉज व्हिच आर बेस्ड ऑन द नेचुरल प्रिंसिपल। जैसे किसी पर्सन को बिना सुने, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने जो है बी पे मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ए ने इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया तो जज बी को सुने बिना इस मुकदमे को डिसाइड नहीं कर सकता। यह नेचुरल प्रिंसिपल है। फिर दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी पर्सन अपने खुद के केस में जज नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने फेवर में फैसला देगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल है जो आज भी जो है हमारे सोसाइटी के अंदर जो है यूज होते हैं। तो इन्होंने नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ वो है इनहेरेंट, यानी निहित इस पूरी सृष्टि में। यानी जो पूरी सृष्टि आप देखते हैं ना, किस तरह से पृथ्वी जो है अपने हिसाब से अपने चक्कर लगा रही है सूरज के, सूरज भी अपने हिसाब से चल रहा है। यानी ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसका एक रिदम है, उसका एक नियम है जिस हिसाब से वो चल रहे हैं। और ये जो नियम है ये कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर भी है, हमारे इस अर्थ पर भी है। तो इन प्रिंसिपल्स ये क्या इनहेरेंट है इसमें अंदर, यानी अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है उन चीजों के लिए। तो ये डिस्कवर्ड बाय ह्यूमन। इन्होंने कहा कि कानून पहले से मौजूद था, उसको डिस्कवर करा है सिर्फ ह्यूमंस ने। ये मोरालिटी, जस्टिस और रीजन पर बेस्ड होता है, और ये एप्लीकेबल होता है इक्वली टू ऑल कंट्रीज एंड एराज। भले ही पुराने जमाने मॉडर्न हो गया, एंशिएंट से भी एंशिएंट रहा हो, जो नेचुरल लॉज उस समय पर थे वो आज भी ऐसे ही मौजूद हैं। ये क्वालिटी है नेचुरल लॉ की। तो इन्होंने कहा यूनिवर्सल है ये, यानी सभी पर। कंट्री वंट्री कुछ नहीं होती नेचर के लिए। अगर कहीं पर आपदा आती है तो कुछ नहीं देखते, ना अमीर ना गरीब, ना एक कंट्री ना बड़ी कंट्री, तो वो सब पर आती है। तो कह रहा यूनिवर्सल है, टाइमलेस है, कोई टाइम नहीं होता, अफेक्टेड बाय राइज एंड फॉल ऑफ द स्टेट, और अनअफेक्टेड है। कोई स्टेट खत्म हो जाए या कोई नया स्टेट बने, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कह रहा लोगों को सेपरेट नहीं कर सकते मोरालिटी से। अगर मोरालिटी से अलग करेंगे तो कोई चीज जो आज लो है वो पहले कभी मोरालिटी रही, कस्टम रही होगी। फिर है अंडरस्टैंडेबल थ्रू ह्यूमन रीजन, और इनको हम समझते हैं इंसान की अकल से। रीजन का मतलब अकल से, इसको हम समझते हैं। तो नेचुरल लॉ के साथ हमारे ह्यूमन राइट्स भी बहुत सारे कनेक्टेड हैं। तो इसको कुछ लोगों ने आइडियलिस्टिक माना कि ये कानून को थोड़ा आइडियल ज्यादा ही मान लेती है कि मॉरल होना चाहिए, जबकि आज प्रेजेंट में जब हम देखते हैं रियल एप्लीकेशन जो है लॉ की वो उतनी ठीक ठाक नहीं है। तो इसमें आप लिख देंगे कि हमारा नेचुरल लॉ इंडियन जुडिशरी कैसे यूज करती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस था मेनका गांधी केस, आर्टिकल 21 पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आर्टिकल 21 जो मैंने आपको बताया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, किसी की तभी छीनी जा सकती है जब एक कानून बनाया जाए। अब ये कानून कैसा होगा,
ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने, मेनका गांधी ने बताया, कानून जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। तीन चीजें सेट कर दी इन्होंने, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, तभी जो है वो वैलिड माना जाएगा। तो ये था हमारा मॉडल 1, जिसके अंदर हमने इसके सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करे। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो लिंक जो है कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, तो आप बताइए नेक्स्ट मॉडल पेपर हम अपलोड करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जय हिंद।